जय हिंद बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा एक बार फिर से जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था समाजवाद और साम्यवाद इसके बारे में, और यह इतिहास के जो चैप्टर 2 है, इकाई भी हम उसको बोलते हैं, उसको शुरू किया था। समाजवाद समाजवाद एवं साम्यवाद। हम लोगों ने इसके परिभाषाओं के साथ साथ इसके वर्गीकरण और उससे संबंधित जो कुछ विचारक लोग थे उनके बारे में हम लोग समझा था। उसी क्रम में आज हम लोग को पढ़ना है कार्ल मार्क्स के बारे में, जिनका जन्म 1818 से शुरू हुआ था, मतलब जन्म हुआ था, और 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। उससे पहले थोड़ा समाजवाद के बारे में पढ़ लेते हैं शॉर्टकट में, कि समाजवाद वैसी व्यवस्था है जिसमें सेवाओं, उत्पादों या जो भी अन्य नेसेसरी चीजें होती हैं किसी भी राष्ट्र की, उस पर जो स्वामित्व होता है वह होता है किसका? सरकार का। सरकार का होता है, ठीक है, सरकार या राष्ट्र का होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है? सरकार का होता है और या राष्ट्र का होता है। लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं, जैसे कि समाजवाद में आप जो निजी संपत्ति है उसको आप कुछ हद तक सीमित मात्रा में रख सकते हैं, जबकि साम्यवाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। साम्यवाद बोलता है कि इसमें निजी संपत्ति थोड़ी सी भी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके अलावा इस समाजवाद को आप लोकतंत्र होते हुए भी, रहते हुए भी आप इसको अपना सकते हैं। लेकिन साम्यवाद में कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ लोकतंत्र जैसी कुछ व्यवस्था नहीं होती है। और साम्यवाद में यह भी माना जाता है कि अगर बदलाव अच्छे से नहीं हो रहा है, उसमें कोई अड़चने आ रही हैं, तो हम लोग क्रांति भी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके बाद इन दोनों जो व्यवस्थाएं होती है, इसमें वर्गहीन समाज की संकल्पना की जाती है, वर्गहीन समाज की संकल्पना की जाती है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ा था। आज इसमें समाजवाद के सबसे बड़े विचारक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और आपके एग्जामिनेशन में इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम में सवाल भी आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है, पढ़ना है। कार्ल मार्क्स, इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और हुआ कहाँ था? तो जर्मनी के राइन राज्य में। आपको अगर कुछ याद हो, इस राइन राज्य की बात करें तो राइन राज्य की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। और यह जो राइन राज्य था उसमें 39 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 39। तो इसी राइन राज्य, इसे राइन प्रांत भी कहा जाता है, के ट्रियर नगर में हुआ था। कहां पर हुआ था? ट्रियर नगर में हुआ था। और अगर हम कहें यह किस परिवार से संबंधित है, तो यह संबंधित है यहूदी परिवार से। किससे संबंधित है? यहूदी परिवार से थे। इनके पिताजी का नाम जो था वह हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक पेशे से वकील हुआ करते थे। हालांकि ये सब एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। इनकी जो बचपन की जो दोस्त थी जेनी, उसी से उन्होंने शादी कर लिया था। और जो मार्क्स थे वह हीगल, एक बहुत बड़े विचारक थे, हीगल के विचारों से बहुत ज्यादा वो क्या होते थे? प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में, इसको वीवीआई आप लगाएंगे, यह पॉइंट वीवीआई है। एंजल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। ये ध्यान रखना है कि साम्यवादी घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी या उसको प्रकाशित की थी? तो आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स ने की थी। ये एग्जामिनेशन में सवाल भी आता है। और यही समाजवादी घोषणा पत्र जो था, समाजवादी घोषणा पत्र को ही आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है वह आधुनिक समाजवाद के क्या है? जनक है, ठीक है। तो अगर पर्सन में पूछा जाए
तो कार्ल मार्क्स को बोलेंगे। अगर बुक में पूछा जाए तो साम्यवादी घोषणा पत्र को हम लोग ये कहेंगे कि यह समाजवाद का आधुनिक समाजवाद का क्या है, यह जनक है। ये इनका देख सकते हैं, इनके फोटो में आप इसको देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स यही है। इसके बाद आगे बढ़े तो इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए थे। उससे पहले आप देखिए, इसको भी वीवीआई कीजिए। ये हर बार सवाल में एग्जामिनेशन में ये सवाल पक्का ही आना है। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल एक पुस्तक लिखी थी। याद रखना, वीवीआई है, बार बार बोल रहा हूँ, ये वीवीआई है, इसको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, ये दोनों को आपको याद कर लेना है कि दास कैपिटल किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने, और समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को। ये इस तरीके से सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं और ऐसे सवालों को हम लोग लास्ट में देखेंगे भी। अब चूंकि इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, तो यहाँ पर आपके सामने ये 5 सिद्धांत हैं जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए थे। और आप देखेंगे तो लघु उत्तरीय जो सवाल है आपके पुस्तक में, उसमें भी इस तरीके को दिया गया। लेकिन चूंकि ये जो सिद्धांत है वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, तो हमारे जो सिलेबस में है केवल इसके नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आएगा कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का वर्णन करें, तो इस स्थिति में केवल इसका नाम लिख देना है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं लिखनी है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़ते चलेंगे कि ये क्या है, थोड़ी थोड़ी लाइनों में। वैसे ये पीपीटी में पूरी तरीके से लिखा हुआ है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं आराम से इसको डाउनलोड करके। पहला जो इनका सिद्धांत है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जिसे हम लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई लगा सकते हैं। रीजन ये है कि आपके जो बुक है इसमें इसका वर्णन भी किया गया है। इसके बाद है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और आखिरी है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि एग्जामिनेशन में नहीं आता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद भी नहीं आता, लेकिन चूंकि आपकी किताब में दिया हुआ है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। वैसे बारी बारी से सबको देख लेते हैं एक बार। पहला आप देखें सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, इसका जो मीनिंग है वह क्या है, तो इसके अनुसार संसार का आधार क्या है, भौतिक है। भौतिक में आप समझते हैं जो भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीजें हैं इस धरती पर, उसको इन्होंने माना है कि जो संसार है उसका आधार क्या है, भौतिक, यानी कि मटेरियल्स हैं, न कि कोई विचार, किसी इंसान के विचार। इनके अनुसार यह नहीं है कि संसार का आधार क्या हो, किसी इंसान का विचार हो, जबकि उन्होंने क्या माना है, भौतिक यानी कि मटेरियल को माना है। समाज और प्रकृति में परिवर्तन निरंतर विरोधी शक्तियों के द्वारा ही, विरोधी शक्तियों के संघर्ष, यानी इसी को कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब भी क्या होता है, द्वंद्व का मतलब ये होता है संघर्ष। हर युग में एक दूसरे के सामने जरूर संघर्ष करने वाले दो वर्ग जरूर उत्पन्न होते हैं। आप यहाँ पर मुख्य इसकी विशेषता देख सकते हैं कि संसार का मूल तत्व क्या होगा, मैटर होगा। ये इन्होंने कहा प्रत्येक वस्तु और समाज निरंतर परिवर्तनशील है। हम सब जानते हैं कि धरती पर जितने भी वस्तुएं हैं और जो भी समाज है हमारा, उसमें हमेशा क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। इसीलिए समय के अनुसार हमें भी बदलना चाहिए, यह बात हमें अक्सर सुनने को मिलती है। इसके बाद है परिवर्तन विरोधी शक्तियों के संघर्ष से उत्पन्न होती है। जो भी परिवर्तन होता है इस धरती पर या संसार में, वह विरोधी शक्तियों के संघर्ष के कारण ही होता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ये सब चीजें उन्होंने दी थी, ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उदाहरण के लिए समझे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सामंतवाद और पूंजीवाद के बीच जब संघर्ष हुआ तो पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ। याद रखना है, सामंतवाद, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, सामंतवाद और पूंजीवाद के बीच में जब संघर्ष हुआ तो उससे क्या हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था सामने आई। और आगे जाकर जब पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग के बीच में जब संघर्ष होगा
तब हमें देखने को मिले क्या, समाजवाद। तो हमने देखा कि हर एक युग में संघर्ष जरूर हुआ है, जिसकी वजह से नए विचारों का उद्भव हुआ है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। इस चीज को आप आराम से डाउनलोड करके आराम से एक एक करके पढ़ सकते हैं, हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। दूसरा सिद्धांत था कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका जो अर्थ है वह समझिए, मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। ठीक है, प्रत्येक समाज में शोषण और शोषित वर्ग, यहाँ देखो हर एक समाज में, चाहे वह ऐतिहासिक काल हो या आधुनिक काल हो, हर काल में एक शोषक हुआ है और दूसरा क्या, शोषित वर्ग जरूर जन्म लिया है, जिनके हित एक दूसरे से क्या रहते हैं, हमेशा विरोधी रहते हैं। आज के दौर में भी शोषित और शोषण करने वाले सभी तरह के लोग हैं। इसका जो प्रमुख वर्ग की बात करें तो बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग जिसे हम लोग उत्पादन के साधनों के स्वामी कह सकते हैं, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि पूंजीपति। ठीक है, और दूसरा है सर्वहारा वर्ग, जिसे हम लोग श्रमिक वर्ग, जो अपनी श्रम शक्ति बेचता है और उनके बीच में हमेशा क्या है, संघर्ष होता रहता है। यही है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जिसमें पूंजीपति क्या है, शोषक है और जो सर्वहारा वर्ग है वह क्या है, शोषित है। ठीक है, इसकी जो मुख्य विशेषता इन्होंने बताई कि दोनों वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहेगा। पूंजीपति श्रमिकों का आर्थिक शोषण करते रहेंगे, जो पूंजीपति हैं वह श्रमिकों का आर्थिक शोषण हमेशा करेंगे, और यही संघर्ष सामाजिक परिवर्तन और क्रांति का कारण बन जाएगा। इसके बाद इन्होंने परिणाम में यह बताया कि अंततः सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। यह कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यही है वर्ग संघर्ष, यानी कि दो वर्गों के बीच में संघर्ष होगा और इससे नया परिवर्तन स्टार्ट होगा। तीसरा था इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था व्याख्या, जिसे हम लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहते हैं। इसको हम फटाफट कर रहे हैं क्योंकि ये बस समझना है, जान लेना है बस। इसका अर्थ है कि इतिहास का विकास आर्थिक शक्तियों और उत्पादन साधनों के परिवर्तन के आधार पर होता है। समाज की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाएं आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका मानना है कि जो भी इतिहास का जो विकास हुआ है वह आर्थिक शक्तियों के कारण ही हुआ है, और जो आर्थिक व्यवस्था है वह समाज की राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को बदलती है, और ये पूरी तरीके से सही है। आज के डेट में भी अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था, अगर किसी की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो तो ऑटोमेटिक उसका जो समाज है वह अच्छा हो जाएगा। उसकी जो राजनीति है उसमें उसको सम्मान मिलेगा, और जो उसकी संस्कृति है वो ऑटोमेटिक सही होगी। उसी के ऊपर विपरीत अगर जाएंगे, आर्थिक व्यवस्था जिनकी अच्छी नहीं है उनका समाज भी, जो सामाजिक हेल्थ होता है, हेल्थ एक बीमारी से संबंधित नहीं होती है, सामाजिक हेल्थ भी होता है, राजनीतिक हेल्थ भी होता है। तो उस तरीके से अगर आप आर्थिक व्यवस्था में आप सुदृढ़ हैं, अच्छे हैं, तो आपका हर तरह का हेल्थ यानी कि हर तरह की व्यवस्था सही रहेगी। इन्होंने समाज के विकास के चरणों को दिया, जिसमें सबसे पहले था आदिम साम्यवाद। सबसे पहले आदिम साम्यवाद, आदिम का मतलब होता है प्राचीन। उसके बाद आया दास प्रथा, उसके बाद आया सामंतवाद, उसके बाद आया पूंजीवाद, फिर आया समाजवाद, और इनके हिसाब से अब छठा साम्यवाद आने वाला है। इसकी मुख्य विशेषताएं जो थी, आर्थिक आधार समाज की संरचना निर्धारित करता है, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से समाज बदलता है, और इतिहास एक सतत विकास की प्रक्रिया है। यानी कि इतिहास हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, और इसमें सबसे प्रमुख जो है आधार वह है आर्थिक आधार। इन्होंने बोला है कि जब आर्थिक में बदलाव होगा तो समाज के संरचनाओं में भी ऑटोमेटिक बदलाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू। इसके जो हम अर्थ की अगर बात करें
तो मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगे सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम, समय, यहाँ ध्यान देना है कि जो श्रम है उसके समय से निर्धारित होता है। श्रमिक जितना मूल्य उत्पन्न करता है उसे उसका पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है। इनके कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई श्रमिक है तो उसका जो श्रम हो रहा है और उसमें जो समय लग रहा है, उसने जितना समय दिया है और उस समय के आधार पर जितना उत्पन्न किया उसके उत्पन्न होने के जितनी भी मूल्य थी उसका मूल्य उसे नहीं मिला, प्रॉपर मूल्य उसे नहीं मिला। ये कहने का इसका अर्थ है। इसके बाद हम अतिरिक्त मूल्य की बात करें तो श्रमिक द्वारा उत्पन्न कुल मूल्य माइनस श्रमिक को दी गई मजदूरी। अब जैसे मान के चलो कि यह इसका मूल्य होता 1000 रुपए, ठीक, लेकिन पूंजीपति के द्वारा दिए गए से 700 रुपए, तो आपको ये दिख रहा है क्या 300 रुपए जो एक्स्ट्रा, जिसे हम लोग अतिरिक्त मूल्य कहेंगे, वह हो गया। और यही अतिरिक्त मूल्य जो है पूंजीपति का क्या बनता है, लाभ बनता है, ठीक है। और यह अतिरिक्त मूल्य जो है जितना अधिक हो सके, यह पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीपति यह चाहते हैं कि यह अतिरिक्त मूल्य क्या है, बढ़ते जाए। और इसी को बढ़ाने के चक्कर में जो श्रमिक होते हैं इनका क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, ठीक है। इनके जो भी इनका जो उत्पादन है, जो भी इनका मूल्य है, उनको नहीं दिया जाता है और उसी अतिरिक्त मूल्य की वजह से पूंजीपति क्या होते हैं और अमीर बनते जाते हैं। यह सिद्धांत यही कहता है। जैसे कि उदाहरण में देखें, यदि एक श्रमिक एक दिन में 1000 रुपए का उत्पादन करता है और उसे केवल 500 रुपए मजदूरी मिलती है, तो शेष कितने बच गए, 500 रुपए अतिरिक्त मूल्य हो गए, जिसे पूंजीपति अपने पास रख लेता है और यही उसकी क्या होती है, लाभ होती है। उसकी मुख्य विशेषता जो है, पूंजीवादी लाभ का आधार अतिरिक्त मूल्य, यही जो उसने जो बचा लिया वही है। श्रमिकों का आर्थिक शोषण इसी के द्वारा हो रहा है, क्योंकि आर्थिक मूल्य जितना अधिक होगा पूंजीपति का लाभ भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। और इसके चक्कर में श्रमिकों का जो आर्थिक शोषण है वो ज्यादा तेजी से होगा। इसके बाद पूंजी का जो संचय श्रमिकों के श्रम पर आधारित होता है कि कितना श्रम कर रहे हैं, कितना अतिरिक्त मूल्य बच रहा है, इसी के आधार पर यह जो श्रम होता है वह जो पूंजीपति का जो संचय होता है वो इसी पर निर्भर करता है कि कोई श्रमिक जो है वो कितना श्रम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आखिरी है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। इसका अर्थ है कि अंतिम लक्ष्य जो होता है इसका, इस सिद्धांत का, वह है साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना, जहां ना कोई वर्ग होगा और ना ही राज्य की आवश्यकता होगी। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि निजी संपत्ति का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ना ही कोई बहुत अमीर होगा और ना ही कोई बहुत ही ज्यादा गरीब होगा। इसके बाद उत्पादनों के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा, सभी जितने भी उत्पादन हो रहे हैं उस पर सभी का यानी पूरे समाज का स्वामित्व होगा, उस पूरे राष्ट्र के लोगों का स्वामित्व होगा। इसके बाद शोषण और असमानता का अंत हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। जिसकी जितनी क्षमता होगी उसके अनुसार वह कार्य करेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसको प्राप्त भी होगा पैसे। यह श्रमिकों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक भी साबित हुआ। इसके बाद राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग संघर्ष क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और ये 5 सिद्धांत थे जो कार्ल मार्क्स ने दिए थे समाजवाद और साम्यवाद के लिए, जिसे आप डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हैं। एग्जामिनेशन में उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन ये जो टॉपिक है इसे पहले ही आप वीवीआई लगा लीजिए, इससे सवाल आता है, हर साल आता है। क्या है यह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय, यह एक सम्मेलन था जिसको हम प्रथम अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे डायरेक्ट सवाल आता है कि प्रथम इंटरनेशनल की जो संघ है उसकी जो स्थापना की थी या पहली बैठक की थी, उसमें मुख्य विचारक कौन थे या किसके द्वारा की गई थी, डायरेक्ट यह भी आ सकता है।
तो इसका जो पूरा नाम है वह अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ है, इंटरनेशनल वर्क वर्किंग्स मैन एसोसिएशन। इसमें जो मुख्य विचारक थे वह फिर से आगे कौन से थे, कार्ल मार्क्स थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के जो संगठन था इसमें मुख्य व्यक्ति कौन थे, तो वह थे कार्ल मार्क्स। ये वीवीआई है, इसको ध्यान रखना है। इसकी जब स्थापना पूछी जाएगी तो वह था 28 सितंबर 1864 में, इसे याद रखना। और इसी समय आपको याद हो तो घोषणा पत्र, जो आधुनिक समाजवाद का जो जनक था, उसको स्थापित किया गया था यहीं पर। ठीक है, इसके बाद स्थान की बात करें कि यह कहाँ किया गया था, तो सेंट मार्टिन हॉल में, जो कि कहाँ पर स्थित है, लंदन में, और वह इंग्लैंड में स्थित है। इसका जो उद्देश्य था, विश्व के श्रमिकों को एकजुट करना, पूरे दुनिया के जितने भी श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग के जो लोग थे उनको इकट्ठा करना था। इसका मुख्य कारण यही था। इसके बाद बात करें तो इस सम्मेलन में कार्ल मार्क्स ने कुछ संदेश भी दिए थे, उसको भी आप जाने। मजदूरों को मुक्ति, मजदूरों की मुक्ति उनके अपने प्रयासों से ही संभव हो सकती है। अगर आप एज ए मजदूर ये समझ रहे हैं कि पूंजीपति किसी दिन आप पर क्या करे, रहम करे और वह शोषण करना छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने यही बोला कि अगर आपको अपने आप को शोषण से मुक्त करना चाहते हैं तो उसका प्रयास भी आपको खुद स्वयं करना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसके बाद है कि जब तक उत्पादन के साधनों में स्वामित्व व्यक्तिगत रहेगा, याद रखना, अगर किसी भी प्रकार की अगर उत्पादन कर रहे हो और उसमें जो स्वामित्व कैसा रहा, व्यक्तिगत रहा, तो उस हाथों में रहा, तो चाहे आप मशीनों का कितना हो सुधार कर लो, उद्योग में विज्ञान का कितना हो प्रयोग कर लो, उत्पादन कला में किसी भी प्रकार के सुधार कर लो, श्रमिकों की स्थिति में कोई भी बदलाव या सुधार देखने को नहीं मिलेगा। उनका सीधा मतलब था कि अगर तुम कुछ भी कर लो, मशीनें सुधार लो, उत्पादन की कला को बदल लो, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लो, लेकिन स्वामित्व अगर व्यक्तिगत रहा तो जो भी श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं देखने को मिलेगी। इसका अंतिम लक्ष्य, इस सम्मेलन का अंतिम लक्ष्य रखा गया कि पूंजीवाद का अंत कर देना और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना, इसका अंतिम लक्ष्य रखा गया। और इसी में एक प्रमुख नारा दिया गया था, इसके वीवीआई करेंगे। वह नारा क्या था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यह बातें उसने इस सम्मेलन में कही, जो इस सम्मेलन का क्या बन गया, नारा बन गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नारा बन गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ भी इसको स्थापित किया गया था, इसको देखेंगे। विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत संगठित करने के लिए 14 जुलाई 1889 को कहां पर, पेरिस में एक सम्मेलन को आयोजित किया गया था। और इसी दूसरे सम्मेलन को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से भी जाना गया। इसमें 20 देशों के लगभग प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें 400 प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसकी स्थापना मार्क्सवादी समाजवाद के तीव्र प्रसार का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो इसमें क्या निर्णय लिया गया इसको समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट करो, इसको पहले इसको करो इंपॉर्टेंट। प्रत्येक वर्ष कब, 1 मई को, वीवीआई कर लेना है, मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। यानी कि ऐसा कहिए कि 1 मई को हर साल क्या मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत हुआ। इसके बाद मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस की मांग की गई कि भाई जो भी मजदूर है उनको केवल और केवल कितने घंटे, 8 घंटे ही काम करवाया जाए, जबकि इसके बदले में पहले 16 आवर
चाहे वह बच्चे हो या फिर महिला हो या फिर कौन हो, पुरुष हो। तो इसके बदले उसने क्या बोला कि भाई 8 घंटे ही अब कार्य कर सकते हैं एक दिन में। इसके बाद है कि संगठन का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय कहाँ बनाया गया, ब्रुसेल्स में बनाया गया। 1 मई 1890 को पूरे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल कर दिया और प्रदर्शन किया। तभी से हम लोग 1 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे याद रखेंगे और ये सन भी याद कर सकते हैं कि ये कब से मनाया जाता है, तो 1890 से मनाया जाता है। सम्मेलन, आप द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन याद कर सकते हैं। इसके बाद है कि इसकी जो प्रमुख उपलब्धियां थी वह क्या क्या थी, इसके बारे में समझते हैं। इसमें जो था कि सैन्यवाद के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, यानी कि जो भी सेनाएं हैं, जो सेनाओं को इकट्ठा करने के नाम पर बहुत सी चीजों को नुकसान किया जाता है। इसमें पूंजीपति वर्ग का भी बहुत ज्यादा इसमें हाथ होता है। इसको आप सैन्यवाद के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया कि भाई इसको आप बंद करो। इसके बाद पूरी तरीके से जितने भी विश्व में युद्ध हो रहे हैं उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। सभी राष्ट्रों की मूलभूत समानता पर बल देंगे, सभी लोग को समानता का अधिकार है वह मिलते रहे। इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल फ्रीडम के अधिकारों का समर्थन भी इसमें किया गया और समाजवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने का भी प्रयास किया गया। इसकी ये प्रमुख उपलब्धियां थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर समाजवाद और साम्यवाद के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो खत्म हुए और यहाँ से शुरू होता है रूस की क्रांति। ठीक है, रूस की क्रांति जिसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक नए अध्याय की भी शुरुआत हो सकती है, मान सकते हैं, एक नए कंसेप्ट के तरफ। इसको भी आप बीबीआई लगाएंगे, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति निम्नलिखित में से कब हुई थी, तो वह हुई थी 1917 में। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसके कारणों के बारे में, इसके टाइम लाइन्स के बारे में, हर चीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रांति की बात करें तो इस क्रांति ने रूस के जो सम्राट था, याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा गया है, याद रखो जार लिखा हुआ है, तो याद रखना जो रूस का जो सम्राट होता था, राजा होता था, रूस का सम्राट, जो सम्राट होता था उसे हम लोग जार कहते हैं। याद रखना क्वेश्चन आता है कि जार क्या है, तो ऑप्शन में पहले ही लिखा होता है कि पानी पीने वाला जग या अन्य बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और आखिरी में होता है रूस का सम्राट। तो याद रखना जार रूस के सम्राट को कहा जाता था। इस क्रांति का जो अच्छा यहाँ पर तो रूस के सम्राट के एक तंत्रीय एवं निरंकुश शासन का क्या करना, अंत करना इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा लोकतंत्र की स्थापना करना ही नहीं बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसमें केवल लोकतंत्र की स्थापना ही नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं कुलीन, पूंजीपति और जमींदारों की जो शक्तियां थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और इस शक्तियों को समाप्त करने के लिए का भी प्रयास इस क्रांति के द्वारा किया गया। इसके स्थान पर मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित करने का भी प्रयास किया गया। तो ये कुछ बोल्शेविक क्रांति के जो उद्देश्य थे वे थे। इसके बाद हमें और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या क्या थे, काउजेस, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि रूस की क्रांति के कारणों की विवेचना करें। रूस की क्रांति की विवेचना या फिर वर्णन करें या उल्लेख करें, इस तरीके के सवाल जरूर आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि क्या था, कौन कौन से कारण थे, उस कारण में क्या चीजें थी इम्पोर्टेंट, और उस मेन पॉइंट को आप याद रखोगे तो आप उसे जोड़ के लिख सकते हो आप खूब बढ़िया से 2-4 लाइन का आंसर। प्रायः बच्चों में क्या देखा जाता है कि जो भी दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वह लगभग 1 या 1.5 पेज के होते हैं, लगभग 1 पेज के होते हैं।
इतने इतने बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनको उन्हें याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो मैं उनके लिए एक चीज बता रहा हूँ कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो पूरी टॉपिक को तो याद करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप याद कर सकते हैं, और उस मेन पॉइंट्स के इर्द गिर्द जो चीजें हैं आप उसे लिख कर एक सुंदर और अपने तरीके से उसके आंसर को तैयार कर सकते हैं, जिससे जो चेक करने वाले जो टीचर होंगे उनको अच्छा मिलेगा। इससे आपको जो मार्क्स है वो भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे भी उत्तर को अपने ही ढंग से लिखना चाहिए, ज्यादा असरकार होता है। खैर, अब पढ़ते हैं कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण था जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। ये बहुत बड़ा था। अगर घर के परिवार का जो मुखिया ही निरंकुश हो जाए, अयोग्य हो जाए, तो समझ लीजिए कि उस परिवार का क्या है, नाश होना तय है। अब यहाँ तो एक राष्ट्र का राजा ही निरंकुश निकला, तो जाहिर है कि जनता में आक्रोश होगा और उससे क्रांति होगी। इसमें क्या क्या हुआ उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1917 से पहले रूस पर रोमनो वंश का शासन था। तो ये भी याद रखना है आपको कि जब ये रूस की क्रांति हुई थी उस पर कौन से वंश का शासन था, इसको आपको याद रखना है। रोमनो या रोमानो वंश का शासन था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके समय जो रूस का जो सम्राट था वह कौन थे, उसको जार कहा जाता था। याद रखना है कि रूस के सम्राट को ही जार कहा जाता था। जार कोई पानी पीने वाला बर्तन नहीं है। रूस में निरंकुश शासन व्यवस्था थी। निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर किसी के द्वारा अंकुश नहीं लगाया जा सकता हो, जो मनमानी हो, जो अपनी या अपने परिवारों के स्वार्थ के लिए ही अपने चीजों का इस्तेमाल करे, प्रजा का हित इसमें शामिल नहीं होता है। इसके बाद है जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसी व्यवस्था जहाँ निरंकुश हो तो यहाँ पर राजनीतिक क्या किसी भी नॉर्मल अधिकार भी यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसके बाद एक और चीज रखना है कि जब ये क्रांति हुई थी तो जो रूस का जो जार था वह था कौन, तो यह निकोलस द्वितीय। ये भी एग्जामिनेशन में आता है कि जब रूस की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी तो उस समय जार कौन था, यानी रूस का सम्राट कौन था, तो निकोलस द्वितीय। ये आपको दिमाग रखना है। ठीक है, तो यह क्या था कि निकोलस द्वितीय जो था स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था कि मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक दूत हूं और मेरा अधिकार है अपनी जनता पर इस तरीके के शासन करना। उसे जनता की समस्याओं और कष्टों की कोई विशेष चिंता नहीं रहती थी। प्रशासन भ्रष्ट, अयोग्य और अकुशल था। योग्य व्यक्तियों के स्थान पर चापलूस अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। परिणाम स्वरूप जनता में असंतोष लगातार बढ़ते गया और जनता क्रांति के लिए क्या हो गई, उतारी हो गई। तो ये बहुत बड़ा कारण था कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, ये बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद आगे देखें तो कृषकों की दयनीय स्थिति। जो भी फार्मर थे, यहाँ के किसान थे, जो भी किसान थे उनकी जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय हो गई। क्यों हो गई इसको देखेंगे। रूस की अधिकांश जनसंख्या किसान थी। उस समय रूस भी कृषि आधारित था, कृषि आधारित इसकी भी अर्थव्यवस्था थी। अधिकांश लोग कृषि करते थे, किसान थे। किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत क्या हो गई थी, दयनीय हो गई थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम किया गया था, कृषि दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद किसानों के जीवन में कोई विशेष सुधार देखने को नहीं मिला। किसानों के पास बहुत छोटे छोटे खेत हुआ करते थे। वे पुराने और पारंपरिक कृषि उपकरणों का उपयोग करते थे। ये आज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है किसानों के लिए, परंपरागत कृषि के जो यंत्र हैं वो। इसके अलावा पूंजी और आधुनिक साधनों का अभाव इनके पास हमेशा से रहा था। जिस किसान के पास पूंजी नहीं होगी उसके पास
ना ही आधुनिक संसाधन होंगे, ना ही आधुनिक बीज होगा, और ना ही उन्नत वह खेती कर पाएंगे। किसानों पर करों का भार बहुत ही ज्यादा हुआ करता था और किसानों के पास क्रांति के अलावा और कोई भी विकल्प उनके सामने देखने को नहीं मिला। ठीक है, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एक चीज आपको याद रखना, इस समय जो भी कुलीन वर्ग हुआ करते थे, कुलीन वर्ग या पूंजीपति वर्ग, चूंकि ये आर्थिक रूप से क्या होते थे, बहुत ही ज्यादा मजबूत होते थे, ये पैसे वाले होते थे, ऐसे शॉर्टकट में समझिए। लेकिन जो कर होता था, टैक्सेशन होती थी, वो सबसे अधिक किनको चुकाना होता था, जो किसान होते थे या फिर कोई साधारण व्यक्ति जो भी हुआ करता था, उसको टैक्सेशन ज्यादा देना पड़ता था इनके मुकाबले। रीजन क्या था कि यही लोग तो लेने वाले थे। ठीक है, तो एक तो स्थिति दयनीय, उसके बाद आर्थिक स्थिति भी खराब, और उसके ऊपर क्या हो गया, कर का भारी बोझ। तो यही बात हो गई कि गरीबी में आटा गीला। ठीक है, गरीबी में आटा गीला। तो ऐसी जब स्थिति आएगी और जब सामने देखा जाएगा कि जो भी साम्राज्य का जो सम्राट है वह इसके सुधार के लिए कोई कार्य ही नहीं कर रहा है, तब किसान या कृषक जो है वह क्रांति के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण था इस क्रांति का। इसके बाद हम देखें तो मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब देखो, एक कृषकों की स्थिति खराब थी, ऊपर से क्या हो गए, जो मजदूर थे उनकी। रूस में मजदूरों की स्थिति भी बहुत ही क्या थी, दयनीय थी। उसने अधिक समय तक काम कराया जाता था यार मजदूरों से। अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि 16-16 घंटे काम करवाए जाते थे मजदूर। उसके अलावा मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी, जो भी उनकी जो रियल मजदूरी हुई वो भी उनको नहीं मिलता था। इसके साथ साथ जो व्यवहार था वह कैसा था, दुर्व्यवहार था। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, आज के टाइम में भी है ये प्रॉब्लम। उन्होंने कोई भी राजनीतिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हुआ करते थे। वे अपनी मांगों के समर्थन में स्वतंत्र रूप से हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। और इसके बाद कार्ल मार्क्स ने एक बात कही इनके लिए, जिसको आपको याद रखना है, वीवीआई करके रखना है कि ये स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, कि मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों के सिवाय खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात ये इतनी गहरी थी कि समझ लीजिए कि उनके पास जैसे मजदूर हुआ करते थे, और ये मान लो कि कोयला का खान हो गया, मान के चलो, ठीक है, कोयला का खान हो गया, तो मजदूर क्या होते थे, जबरदस्ती लेके जाया जाता था। ठीक है, और मजदूर के गले में हाथों में हथकड़ियां होती थी। ठीक है, हथकड़ियां हुआ करती थी, और उन हथकड़ियों को बांधे हुए वे काम करते थे। तो इसी बात को उन्होंने कहा था कार्ल मार्क्स ने, कि मजदूरों के पास इन हथकड़ियों के सिवाय खोने के लिए कुछ भी नहीं है। रीजन है कि राज या सम्राट के तरफ से उन्हें कुछ भी दिया ही नहीं जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि जो मजदूर जो लोग थे वह क्रांति के पक्ष में संगठित होने शुरू हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा कारण, औद्योगिकरण की समस्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका जो मुख्य बिंदु की बात करें तो रूस का औद्योगिक जो करण था वह पश्चिमी यूरोप की तुलना में पिछड़ा हुआ था। जो भी पश्चिमी यूरोप थे, जो भी हम देखते हैं यूरोप जिसके बारे में हम समझते हैं, ब्रिटेन हो गया, नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया इत्यादि के मुकाबले बहुत ही क्या था, पिछड़ा हुआ था। उद्योग केवल कुछ ही क्षेत्रों तक ही सीमित थे। आज भी जो रूस का अधिकांश जो हिस्सा है उस पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। रीजन क्लाइमेट के वजह से, वहां पर जो जलवायु है उसके वजह से भी प्रॉब्लम आज भी है। देश में राष्ट्रीय पूंजी का बहुत ही बड़ा अभाव था। उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर क्या होते थे, निर्भरता बढ़ती जा रही थी। और जो विदेशी पूंजीपति थे जिनके द्वारा वह कर्ज मिलता था, वह उसके द्वारा आर्थिक शोषण भी किया करते थे। इससे जनता में भी क्या हो गई, असंतोष पैदा हो गई, और औद्योगिक श्रमिक सरकार के विरुद्ध आकर खड़े हो गए। इसमें चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद है रूसीकरण की नीति। ठीक है, रूसीकरण की नीति में क्या था उसको समझते हैं, कि
रूस जो था बहुराष्ट्रीय एवं बहुभाषी देश था, यानी यहाँ पर अनेक भाषाएं बोलने वाले जो लोग थे वो निवास करते थे। ठीक है, अनेक प्रकार के जो लोग थे वो रहते थे, जैसे कि भारत में रहते हैं। यहाँ पर स्लाव, पोल, फिन, जर्मन, यहूदी इत्यादि अनेक जनजातियां निवास करती थी। सभी की भाषा और संस्कृति भी अलग अलग थी। जो रूस का जार था, जो रूस का जार था, कौन था? निकोलस द्वितीय। इसने क्या किया कि सारे रूस में रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को सभी पर थोपने का प्रयास किया। ये तो बहुत ही गलत है। इतने अनेक प्रकार के जनजातियां, अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले लोगों पर केवल रूसी भाषा को ही थोप दिया जाए तो यह उनके भाषा और संस्कृति पर आघात है एक तरह से। अल्पसंख्यक समुदाय में असंतोष फैलता गया और 1863 ईस्वी में पोलैंड में विद्रोह भी हो गया इसके लिए, लेकिन उसे कठोरता से पूरी तरीके से इसे दबा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं में जार के विरुद्ध जो विरोध था वह बढ़ने लगा, आक्रोश बढ़ने लगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कारण बहुत सारे हैं। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, जिसमें क्रीमिया युद्ध को आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जापान और रूस की जो क्रांति है उसे हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल जो कारण का जो सिलसिला है वह यही रूसीकरण की निधि तक हम लोग रखते हैं। इसके बाद आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे विदेशी घटनाओं का प्रभाव, और उसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोग, चूंकि अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बच गया है, लगभग 6 मंथ ही बच चुके हैं, तो आपको इस दौर में क्या करना है कि जो भी सिलेबस है, ठीक है, उसे पूरा करने पर ध्यान देना है। वो अभी कब तक? दिसंबर माह तक। ठीक है, ताकि जनवरी और आधा फरवरी आपको रिवीजन करने का उसमें मौका मिले। इस दौरान 2 चीजों को ध्यान रखना है। जो भी MCQ क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी ऑल सब्जेक्ट की बात करें, ऑल सब्जेक्ट की, उसमें, और इसके अलावा जो आपकी लिखावट है वह क्या होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। और सही ढंग से अगर आप अपने पेपर में लिख देते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के खैर वो तो मशीन से चेक होता है, तो MCQ और लिखावट पर विशेष ध्यान देंगे। टॉपिक्स के विशेष जो पॉइंट्स है उन पर ध्यान देंगे और इसे याद करते रहेंगे, और सेल्फ स्टडी जरूर 2 से 4 घंटे करते रहिए। इसके साथ ही फिर मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।